अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, इमरान खान अदालत में बिल आखिर पहुंच गए और जैसे कि मोस्टली एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एफआईए और पुलिस ने टीमें तैयार रखी हैं और उसको गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन हमेशा की तरह फिर जुडिशरी इसको बचाने के लिए आ गई। अदालत इमरान खान जब पहुंचे तो कुछ ऐसा सीन था। तो ये अदालतें जब ये वाला किरदार अदा करेंगी तो पाकिस्तान में इंसाफ तो वैसे भी नहीं होता। देखें, इमरान खान को इतनी बार बुलाया गया, हर बार ये नहीं पहुंचा। इसकी बेल कैंसिल करके ऑर्डर आए कि इसको स्ट्रेचर पे लाओ, एम्बुलेंस पे लाओ, इसको लेके आओ। 2 बजे तक का टाइम था, सोमवार नहीं पहुंचा। टाइम 4 बजे तक बढ़ाया, नहीं पहुंचा। 5 बजे तक बढ़ाया तो इसके वकील ने कहा कि वो रास्ते में है। इससे पहले पीटीआई की पूरी हायरार्की ने इमरान खान के इंस्ट्रक्शंस पे एक ट्रेन चलाया कि लाहौर हाई कोर्ट पहुंचो। तो हज़ारों कारकुन लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए, पूरी हाई कोर्ट का घेराव कर लिया। अब अगर उस वक्त आप सोचो कि पुलिस या एफआईए उसको गिरफ्तार करती तो बहुत हुए तो 100-200 पुलिस और एफआईए के लोग होंगे, हज़ारों कारकुन थे बाहर। एक क्लैश हो जाता, बहुत बड़ा नुकसान होता, जानी नुकसान होता। और उससे बचने के लिए पुलिस और एफआईए ने भी बदमाशी नहीं की। और अदालत का जो रवैया था, आप मुझे ये बताएं, दुनिया की कौन सी अदालत है जो इतने दिनों का वेट करके उसका टाइम वेट कर रहे हैं उसके लिए। 2 बजे से फिर 4 बजे, फिर 5 बजे, ये भाई साहब 5:30-6 बजे पहुंचे और अदालत में पहुंच के इसके सामने 2 केस थे। तो पहले केस में रखा कि ये आपने बेल की जो अपील की है इस पे आपके सिग्नेचर ज़रा मुख्तलिफ हैं। तो उसने कहा ये तो मैंने साइन किया ही नहीं है, ये तो मेरे वकील ने मेरे साइन कर दिए हैं। मतलब आप घपले देखें, अदालत में ये एक्सेप्ट कर रहा है, मैं ये अपील वापस लेता हूँ, मेरे वकील ने मुझे बताया नहीं था। ना वकील को कुछ बोला गया, ना कुछ, लाडले ये ले तेरी अपील वापस, चल भाई। और मतलब मेरे टांग में फ्रैक्चर है और अगर मुझे झटका लगा तो टांग में बड़ा फ्रैक्चर हो जाएगा, मैं 3 महीने के लिए बिस्तर में चला जाऊंगा। इसलिए आप मुझे 3 मार्च तक की प्रोटेक्टिव बेल दें, क्योंकि 28 फरवरी को मेरा बड़ा एक्सरे होना है। अब कोई पूछे कि भाई साहब अभी तक तो तुम्हारी एक तो गोली लगे हुए कोई, मेरा ख्याल है कई महीने हो गए। उसके बाद जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई थी उसमें कहीं फ्रैक्चर का नाम नहीं था। छर्रे थे, वो भी गोली नहीं थी, गोली के छर्रे थे जो तुम्हें गोश्त में लगे थे, रान में। अब तुम, और पट्टा कहाँ बांधा हुआ है नीचे पिंडली पे। और अदालत भी जाहिर है इसकी ये लाडला है अदालत का। अदालत ने कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, हाँ ठीक है, सही कह रहे हो तुम, चलो 3 मार्च तक की तुम्हें प्रोटेक्टिव बेल देते हैं। अब 3 मार्च तक की इसको प्रोटेक्टिव बेल मिली है। ये आराम से वापस चला गया, कारकुनों को बोला काम हो गया, चलो निकल लो। अब फूल की पत्तियों में इसका इस्तकबाल किया गया और फूल की पत्तियों में इसको वापस भेजा गया। ये है पाकिस्तान की जुडिशरी, जिसके बारे में एक्स जस्टिस मकबूल बाकर ने अभी कल ही कहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे मकबूल बाकर। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हर जगह करप्शन है और अदालतें भी ज़ाहिर है पाकिस्तान की हैं, तो इसमें करप्शन बहुत है। और ये डायरेक्ट अदालतें करप्शन में मुलव्वस हैं और अदालतें हिदायत पे ही फैसले करती हैं। तो अजीज़ दोस्तों, इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं किया गया और ऑब्वियसली इसके पीछे कारण हमें नज़र आता है कि इसकी 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि क्लैश ना हो, हज़ारों लोग पूरी अदालत को घेर के खड़े थे, तो वो फिर आप बताएं कि इमरान खान को गिरफ़्तार करके ले जाते तो वो ले जाने देते। बाकायदा पूरी प्लानिंग थी और रात भर आईएसआई के लोग, आर्मी में इमरान खान के लोग,
इमरान खान के साथ जमान पार्क में बैठ के मीटिंग करके सारा एक प्लान चौकआउट किया था कि इन केस अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा तो इमरान खान के लोग क्लैश करेंगे, गोलियां चलेंगी, तो ऑब्वियसली लोग मरेंगे, इससे और ज़्यादा मामलात ख़राब होंगे। तो इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का वो वाहिद लीडर है जो ना कभी जेल गया है, इतने घपलों के बावजूद। फॉरेन फंडिंग केस में बाकायदा इसकी मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई है। खुद अदालत में एक्सेप्ट कर चुका है कि शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए जो डोनेशन आते थे वो मैं बिज़नेस में यूज़ करता था, इन्वेस्टमेंट करता था मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में। डोनेशंस नहीं यूज़ कर सकते आप, ख़ासतौर पे जब एक स्पेसिफिक कैंसर हॉस्पिटल के लिए आते हैं। फिर इसकी बगैर शादी के जो लड़की पैदा हुई है वो पाकिस्तानी कानून के हिसाब से, और ख़ास तौर पे जब तुम अपने नॉमिनेशन फॉर्म इलेक्शन में जो भर रहे हो पिछले 22 साल से, उसमें तुम अपने 2 बेटे लिख रहे हो, बेटी नहीं लिख रहे हो। इतनी सारी चीज़ें हैं। फिर तोशा खाने के केस हैं, इतने सारे केसेस हैं। इस आदमी को तो 4 बार 5 बार गिरफ्तारी बनती है मुख्तलिफ केसेस में। इसको लाडले को छोड़ दिया। अजीज़ दोस्तों, अदील राजा रिटायर्ड मेजर जो लंदन में बैठ के पोलें खोल रहे हैं, उन्होंने एक और पोल कराया, 1,22,000 वोट पड़े। उसमें पूछा कि पाकिस्तान की तबाही का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? जर्नल, जज, पॉलिटिशियंस, फॉरेन हैंड। तो सबसे ज़्यादा वोट जर्नल को मिले हैं। 86% लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार जर्नल हैं। 9% जज को कहते हैं, 4% पॉलिटिशियन को कहते हैं, और 1% का ख्याल है कि इसमें फॉरेन हैंड शामिल है। लेकिन मसला ये है कि ये ट्वीट कर देना, एक फेसबुक इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देना, इस तरह की सोशल मीडिया की हद तक एक्टिविटी है, वरना पाकिस्तान की पब्लिक को तो सड़कों पे होना चाहिए जो हालात हैं। लेकिन बात वही है कि सब्जेक्ट कभी रिएक्ट नहीं करता, चाहे कितना भी इसके ऊपर अत्याचार कर लो। तो ये पाकिस्तान की आवाम है, पब्लिक है, और इससे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। अजीज़ दोस्तों, कुछ इकोनॉमिक सिचुएशन पे आपसे बात करनी है। उससे पहले 1-2 छोटी मोटी आपको दिलचस्प खबरें बता दूं कि ये एक पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में, कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी। उसके इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में ये सवाल किया गया है कि आप इस टॉपिक पे आर्टिकल लिखें। जो टॉपिक बताया जा रहा है कि जूली और मार्क 2 भाई बहन हैं और वो एक साथ फ्रांस जाते हैं घूमने के लिए, समर वेकेशन। वहाँ पे एक रात दोनों बीच में कैबिन पे लेटे हुए थे, तो दोनों ने फैसला किया कि हम प्यार करेंगे। तो दोनों ने पूरी रात एक दूसरे के साथ इंटरकोर्स किया, और फिर इन्होंने ये फैसला किया कि अब हम ये कभी वापस नहीं करेंगे और इसकी याद हमेशा, हमारे मीठी याद हमारे दिल में रहेगी। और दोनों ने कहा कि हमको ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। अब उस टॉपिक का सवाल आते हैं कि आपका क्या ख्याल है, इनके लिए सही था इंटरकोर्स करना? और अपने जवाब के लिए अपने पर्सनल ओपिनियन और नॉलेज के हवाले से एग्जाम्पल्स दें। 300 पेज का आर्टिकल लिखना है, 4 पैराग्राफ का आर्टिकल लिखना है, ऐसे लिखना है। अब ये तो पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, हालांकि ये दिसंबर का वाक़या है, लेकिन सोशल मीडिया पे जब तक नहीं आता तब तक इनकी आंखें तो नहीं खुलती ना। अब हंगामा शुरू हो गया, तो अब उस टीचर को फारिग कर दिया गया है, उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई है और एक नया ड्रामा चल पड़ा है। अजीज़ दोस्तों, एक अहमदी रशीद अहमद, इनको पाकिस्तान में मार दिया गया। ये नॉर्वे के सिटीज़न थे, लेकिन कई साल पहले पाकिस्तान आ गए थे पाकिस्तान की खिदमत करने, और अपने घर में फ्री क्लिनिक खोला हुआ था, लेकिन इनको मार दिया गया। एक और वीडियो वायरल चल रही है जिसमें ख़त्म नबूवत वालों ने 2 अहमदियों को रोक के इनके साथ बहुत बदतमीज़ी की है और खूब नारे लगाए हैं।
अजीज़ दोस्तों, एक और ख़बर ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की फोर्सेस के दरमियान रविवार यानी संडे की रात को तोरखम बॉर्डर, जो KPK और अफ़गानिस्तान, जिसको ये बॉर्डर कहते हैं लेकिन वो ड्यूरेंट लाइन है, तो तोरखम के मुकाम पे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की फोर्सेस ने हैवी फायरिंग एक दूसरे के ऊपर की है। इसकी डिटेल्स इसलिए नहीं आ सकती कि वहाँ पे तालिबान है, यहाँ पे तालिबान का बाप पाकिस्तान आर्मी है, तो कोई मीडिया, कोई ख़बर बाहर नहीं आती। वहाँ पे इंटरनेट भी जाम रहता है कि कोई सोशल मीडिया भी यूज़ हो। लेकिन एक बैंकर है जो उस रास्ते से आ रहा था, तो उसने आके ये ख़बर दी है कि वहाँ पे पूरी रात फायरिंग होती रही है। तोरखम बॉर्डर बिज़नेस के लिए, ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, बिज़नेस ट्रांसपोर्ट के लिए बंद कर दिया गया है। अजीज़ दोस्तों, हमारे पाकिस्तान आर्मी के अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जैद हामिद ने कहा है कि अगर IMF पाकिस्तान को जल्दी पैसे ना दे तो हमको न्यूक्लियर बॉम्ब पूरी दुनिया में बेचने चाहिए। एक तरफ वो लब्बैक का साद रिजवी कहता है कि हमको एक हाथ में कुरान और एक हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब लेके यूरोप चला जाना चाहिए और वहाँ पे पैसे मांगने चाहिए कि पैसे दो नहीं तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब फाड़ रहे हैं। ये न्यूक्लियर बॉम्ब को ऐसे समझते हैं जैसे कोई चॉकलेट है, जेब में रखी लेके चले गए। दूसरी तरफ ये है लाल टोपी जो कह रहा है कि हमें इंटरनेशनल मार्केट में न्यूक्लियर बॉम्ब पे पहुँचा देना चाहिए। ये प्योर पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं, TLP भी, जैद हामिद भी। ये इंटरनेशनल लेवल पे एक पाकिस्तान की ब्लैकमेलिंग कह लें या जो भी आप समझें। अजीज़ दोस्तों, एक और ख़बर यह है कि कराची में पुलिस हेडक्वार्टर पे जो हमला हुआ है, उसमें हमला करने वाले जो TTP के लोग थे वो पुलिस की वर्दी में थे। तो कोई ये बताए, जब पेशावर में मस्जिद में भी धमाका हुआ था पुलिस लाइंस के अंदर, उसमें भी जो धमाका करने वाले थे वो पुलिस वर्दी में थे। अब यहाँ पे पब्लिक ये सवाल कर रही है, जैसे कि कल मैंने बताया था कि एक ट्रेंड चला हुआ था कि ये आर्मी का ड्रामा है, तो पब्लिक ये सवाल कर रही है कि क्या पुलिस के अंदर TTP के लोग जो मौजूद हैं वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, या TTP वालों ने नकली वर्दियां पहन के ये सब कर रहे हैं। तो ये एक सवाल खड़ा हो रहा है कि ये जो TTP को खुला छोड़ा गया है, ये पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की सिक्योरिटी ऑफिसेस ने किया हुआ है। अजीज़ दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि तुर्की को जो मदद का सामान ज़लज़ले के लिए भेजा गया था पाकिस्तान की तरफ से, वो वही सामान था जो तुर्की ने सैलाब वालों के लिए पाकिस्तान को दिया था। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इतने महीनों से सैलाब वाले जब तबाह हाल बैठे हैं तो वो मदद का सामान उनको क्यों नहीं पहुंचाया गया। अब ये रिपोर्ट आई है कि 29,692 लोग ऐसे हैं जो आज भी सड़कों पर रह रहे हैं, जो उन सैलाबों में जिनके घर तबाह हो गए थे, और 5,132 विक्टिम ऑफ फ्लड सिंध में टेंटों में रह रहे हैं 7 महीने बाद भी। और अभी तक कई इलाकों से पानी नहीं निकाला गया, जिसमें इलाकों के नाम भी बताए हैं: नसीराबाद, झलमक्सी, जाफराबाद, ओस्ता मोहम्मद और सोहबतपुर। इन इलाकों में अभी तक सैलाब का पानी तक भरा हुआ है। ये न्यूक्लियर पावर है, ये पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है। दुनिया की एक इतनी बड़ी आर्मी और इतना डिफेंस बजट लेके हम चाटेंगे इस डिफेंस बजट को, इस आर्मी को? हमें ज़रूरत क्या है इस आर्मी की जो कि अपने ही लोगों को मारने पे लगी हुई है। अजीज़ दोस्तों, अब एंड पे आपके सामने मैं इकोनॉमिक सिचुएशन रखूँगा। देखें, पाकिस्तान की स्टेट बैंक ने कहा है कि हमने अपने डेफिसिट को 90% कवर कर लिया है, और जनवरी 2023 में 90% कम हो गया। 240 मिलियन डेफिसिट रह गया है।
अब मसला क्या है पता है कि इंपोर्ट बंद है कई महीनों से। डेफिसिट आपको मैं पहले भी एक बार डिटेल में समझा चुका हूँ कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंस को डेफिसिट कहते हैं। अगर आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो आपका प्रॉफिट रहता है, डेफिसिट नहीं रहता। लेकिन अगर आपकी इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो आपका फिर डेफिसिट होता है। तो इस वक्त पिछले 3 महीने से पाकिस्तान में कोई एलसी नहीं खुल रही, पाकिस्तान में कोई इंपोर्ट नहीं हो रही, कंटेनर हज़ारों पड़े हुए हैं पोर्ट के ऊपर। तो आपकी इंपोर्ट पिछले 3 महीने में ज़ीरो है। ख़ासतौर पे जनवरी का आप कह रहे हैं तो जनवरी में ज़ीरो इंपोर्ट है, और एक्सपोर्ट थोड़ी बहुत ही सही जो हो रही है सो हो रही है। तो डेफिसिट क्या, आपका तो प्रॉफिट में जाना चाहिए। तो ये इस तरह की खबरें दे के पाकिस्तान को खुश करने की, पाकिस्तानियों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अजीज दोस्तों, आईएमएफ अभी तक तैयार हुई नहीं है। आईएमएफ रोज़ नई चीज़ें रख रही है। अब क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो आईएमएफ की चीफ एग्जीक्यूटिव है, उन्होंने साफ कहा है कि भाई गरीबों को सब्सिडी दो, गरीबों को रियायत दो। तुम लोग सारे टैक्स ही गरीबों पे लगा रहे हो और सारी सब्सिडियां, सारे बेनिफिट अमीरों को दे रहे हो। तो इस तरह कैसे काम चलेगा? तो आईएमएफ से अभी तक दूर दूर तक कोई आसार नज़र आ नहीं रहे कि कब $1 बिलियन की किस्त मिलेगी, जिससे क्या होना है ये भी किसी को नहीं पता। पाकिस्तान स्टील वालों ने ये कहा है कि पाकिस्तान में स्टील की बहुत बड़ी शॉर्टेज आ गई है। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ लार्ज स्टील प्रोड्यूसर्स ने कहा है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है कि हमारी एलसियाँ खोलो। क्यों? कि हमारा काम 40% कम हो गया है। हमारे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हैं वो बंद हो गए हैं, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, एलसियाँ नहीं खुल रही, हमारे पास कोई भी रॉ मटेरियल नहीं है, स्टील की बहुत कमी है। पाकिस्तान की अपनी जो स्टील की प्रोडक्शन है वो एक तो है बहुत कम, और दूसरा वो इतनी क्वालिटी की नहीं है। और इस वक्त स्टील के हवाले से जो कामकाज पाकिस्तान में चल रहे हैं वो 30% कैपेसिटी पे चल रहे हैं। और चूँकि हमारे रुपये का भाव डॉलर के मुकाबले में बहुत गिर गया है और मार्केट में रॉ मटेरियल शॉर्टेज है, तो स्टील की प्राइसेस रिकॉर्ड लेवल पे चली गई हैं और 2,80,000 पर टन स्टील की प्राइसेस हो गई है, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई थी। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान ने जैसे कि फ़ैसला किया है कि सारी चीज़ें बेचने पे लगा दी जाएंगी, पब्लिक पे टैक्स लगाए जाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो ऐसे में 3 एयरपोर्ट्स का नाम आया था कि इनको इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाएगा। और अब एक कमेटी बनाई गई है जो सबसे पहले इस्लामाबाद के लिए इंटरनेशनल ऑपरेटर्स को इनवाइट करेगी ऑफ़र करने के लिए कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं, आप ख़रीद लें इस्लामाबाद एयरपोर्ट। इसके बाद लाहौर और कराची के एयरपोर्ट्स को बेचा जाएगा। वो जो कमेटी बनाई गई है वो खाकान मुर्तज़ा सिविल एविएशन अथॉरिटी के डायरेक्टर हैं। मैंने आपको पिछले हफ्ते की वीडियो में बताया था कि सिविल एविएशन अथॉरिटी के डायरेक्टर खाकान मुर्तज़ा के ऊपर 1 से 2 ट्रिलियन के दरमियान की करप्शन का केस है। 1 से 2 ट्रिलियन रुपए की करप्शन का केस है। अब उसको ये 3 एयरपोर्ट का चार्ज दिया गया है बेचने के लिए। तो जाहिर है फिर आप बताएं कि पाकिस्तान आर्मी के लिए खाकान मुर्तज़ा से बेहतर आदमी कौन होगा, जिसने आपको 1 से 2 ट्रिलियन रुपया कमा के दिए हैं आर्मी के करप्ट जनरलों को। तो फिर आप ये भी उसको देंगे। तो प्राइवेटाइजेशन एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कोई पॉलिटिशियन के हाथ में होता, ये भी आर्मी के हाथ में दिया गया है। अब ये औने पौने दामों में लंबी किकबैक लेके इस्लामाबाद, कराची और हैदराबाद के लाहौर के एयरपोर्ट बेचे जाएंगे। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान ऑटोमोबाइल मार्केट ने जो प्रोड्यूसर्स हैं, सुजुकी है, होंडा वाले हैं, हुवाई वाले हैं, हुवाई नहीं क्या है, हुंडई वाले हैं, और इस तरह की जो गाड़ियां पाकिस्तान में फ़ॉरेन कंपनियां बनाती हैं
उनको, और बनाती भी नहीं है, सिर्फ असेंबल होती हैं, पार्ट सारे यहाँ पे आते हैं। उसने 3 लाख लोगों को नौकरियों से निकाल दिया है। तो ये सारी सिचुएशन है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ मुख्तलिफ मौक़ों पे अपनी आउट स्पोकन उसकी वजह से बहुत ही मशहूर हैं। इन्होंने, उनकी एक स्पीच वायरल है पुरानी, जिसमें उन्होंने असेंबली में, उस वक्त ये अपोजिशन में थे, असेंबली में खड़े होकर कहा था कि ये हमारे बहादुर फौजी जो हैं, इन्होंने हमेशा इंडिया से जंगें हारी हैं, इन्होंने दुनिया में कभी हमारे लिए कोई जंग जीती नहीं है, ये करप्ट हैं। और इनके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो की थी जो बहुत वायरल थी। आज ये डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने अभी परसों एक बहुत बड़ी स्पीच की थी जिसमें इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो नहीं रहा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है। अब वो पूरी स्पीच सामने आई है, वो पब्लिक में इन्होंने स्पीच की थी, और उस स्पीच में इन्होंने कई और चीज़ें भी कही हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि बड़े बड़े इदारे और कंपनीज डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, और अब हमें ये नहीं कहना चाहिए कि अब हम डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, हम हो चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने इसमें एक बड़ी बात की है, जो पाकिस्तान के जो आर्मी ने जो पाकिस्तान की प्रॉपर्टियां हथियाई हुई हैं उसके बारे में। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये वीडियो आपके सामने मैं रख रहा हूँ आसिफ साहब की, ख्वाजा आसिफ साहब की। 4 मिनट की वीडियो है, आई ओपनर है। वीडियो तो उनकी बहुत लंबी है, मैंने 4 मिनट की आपके लिए निकाली है, तो प्लीज़ इसको देखिए। और थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। वो हो चुका हुआ है कि जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। वो एक चीता जो है बाहर निकल के वो एक बंदा मार दिया, उसने उसको जख्मी कर दिया। इतनी जुर्रत नहीं है, बेनामी जो FIR दर्ज कराई गई है, उसका नाम नहीं लिया गया कि किसका चीता था। सबसे ज्यादा कीमती जमीन है वो। हमें 200-300 मिलियन डॉलर के लिए मैंने खुद देखा है मिन्नतें करते हुए अपने हुक्मरानों को। मैं उनके साथ होता हूं, खुद मिन्नतें करते देखा है। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। जिस तरह का आप सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ अवकात में नजर आती हैं बातें, आपने देखा होगा, मैंने चंद दिन पहले एक ट्वीट किया था कि इस मुल्क में हुकूमत की ज़मीन पे 1400-1500 कनाल के ऊपर जो है गोल्फ क्लब बने हुए हैं, जिनमें इस मुल्क की अशराफिया जो है वो अपनी शाम बसर करती है, खाना खाते हैं, गप्पे मारते हैं, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे बड़े मामे जो बने हुए हैं सियासत के, वहाँ पे जाते हैं। इस मुल्क ने जिन सबसे ज़्यादा जो फ़ायदे उठाए हैं वो तबकात जो हैं इन क्लबों में जाते हैं। अगर आप उसमें 2 क्लब ही बेच देना तो आपका कम से कम चौथे हिस्सा जो है ना, आपका कर्जा जो है उतर सकता है। एक क्लब है जो लाहौर में 1500 कनाल पे है, 1500 कनाल पे, उसका 5000 रुपया किराया है महीने का। और यहाँ पे गरीबों की झुग्गियाँ जो हैं, गरीबों की बस्तियाँ जो हैं, उस पर बुलडोज़र चलाए जाते हैं ताकि उनके ऊपर जो है रियल एस्टेट माफिया जो है अपने पैसे बना सके। ये बुनियादी तजादात हैं। आप कानून के मुहाफ़िज़ भी हैं, कानून को जो इंटरप्रेट भी करते हैं। आपको ये चीज़ें उठानी चाहिए। मैं तो उठाता हूँ, गालियाँ भी खाता हूँ, बजाय मेरे ट्वीट पे कमेंट करने के वो और कमेंट करने शुरू कर देते हैं। लेकिन ये तजादात जब तक आपकी जिंदगियों में, कौमी जिंदगी में जब तक दूर नहीं होंगे, आप किसी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तमाम मसाइल का हल जो है वो भी एक्सेप्ट किया आपने, डिक्टेटर एक्सेप्ट किए आपने, ऐसे ऐसे सियासतदान एक्सेप्ट किए
जिनकी तफसील में नहीं जाना चाहता। और आज जो है आपके पास जो क़यादत मौजूद है, तमाम तबकात में किसी जो शोबा जिंदगी कोई उठा के देख लें, अपने मुल्क का, अपनी कौम का, हमें अल्लाह की ज़ात के साथ गिला करने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हमारे अमाल क्या है। कम अज़ कम मैं अपने मुतल्लिक़ तो कह सकता हूँ। आप हो सकता है सारे के सारे जो है मुझसे ज़्यादा नेक हों, शरीफ हों, आपके अमाल बेहतर हों, लेकिन मैं अपने मुतल्लिक़ ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में, मेरे अमाल में जो तज़ादात हैं वो मुझे पता है। हो सकता है कुछ ना पता हो, और यही वजह है कि अब कल